बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान के लिए अशराए अफसोस शुरू हो गया है और जो लोग इमरान खान के लिए नरमी की अपील कर रहे थे या अपील करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सख्त किस्म की डांट पिलाई गई है, उन्हें वार्न किया गया है और उन्हें ये बता दिया गया है कि किसी भी किस्म की नरमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई के सामने कि जो नताइज निकलने चाहिए और उन पर जो एक्शन लेना चाहिए वो पूरे का पूरा लिया जाएगा, उसमें कोई कमी, किसी रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। और उलवी साहब जो हमारे सदर है माशाल्लाह, और मुनाफ़क़त का और झूठ का एक पहाड़ है, उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सर हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें इदारों की तरफ से सख्त नापसंदीदगी का मैसेज मिला था और कुछ इस तरह के इशारे भी मिले थे कि आपके लिए बेहतर है कि आप कुर्सी छोड़ दें। तो जिसके बाद उन्होंने ये हाथ पांव मारना शुरू कर दिया और ढीडी का जो राज है वो पूरी तरह खुल गया है। सर फहरिस्त ये है कि इमरान खान ने तकरीर की है और उसमें एक ख़ास बात आपने नोट की होगी कि वो जो कहता था कि मैं जब गिरफ़्तार होऊंगा तो लोग एहतजाज करेंगे, फिर बाद में इसी नरमी की और कहा कि अब पहले जैसा रद्देबल दिखाएंगे, ये कहा शुरू में, अब फिर कहा कि पुरअमन एहतजाज करेंगे। अब जो उसने ख़बरदारी दी है कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन एहतजाज की कॉल नहीं दी गई बल्कि सिर्फ गिरफ़्तारी का ख़दशा ज़ाहिर किया है। और उसको इमरान ने यानी गोया कि उसको एहसास हो गया है कि अब उसके लिए मैदान जो है वो कांटों से भर गया है। और इसका इशारा आपने ये भी देखा कि ज़मान पार्क में 3 दिन से वीरानियों के डेरे हैं, कल भी बताया था। और अब सूरत हाल ये है कि वहाँ वर्कर्स के नाम पर कोई आदमी नहीं है, ना कोई देगे चढ़ाने वाला है, ना कोई देगे खाने वाला है, और सिर्फ अखबार नवीस है, टीवी के लोग हैं। और वो जो एक फ़ौज है 40-50 पीटीआई के ब्लागरों की, वो बैठे रहते हैं, बाकी कारकुनों के नाम पर वहाँ कोई मौजूद नहीं है। तो इस तकरीर में इमरान खान ने ये अफसोस ज़ाहिर किया कि जो लोग उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं, और कहा कि पता नहीं उन्हें मुझ पर क्या गुस्सा है, क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। आमिर कैनी का नाम भी लिया और भी लिया। तो आपने देखा कि ये 24 घंटों के अंदर अंदर कम से कम 20 के करीब लोग जो है वो पार्टी छोड़ गए हैं। उनमें पीटीआई सिंध के भी 3-4 लोग शामिल हैं और पंजाब के भी 10-12 लोग शामिल हैं। मज़ीद ये सिलसिला चलेगा। तो इमरान खान ने इन जो लोग चले गए हैं इनके जाने पर अफसोस का इजहार किया। तो बात यह है कि अभी इसे अफसोस मत करो, अभी तो अशराए अफसोस शुरू हुआ है। अगले 10 दिन में इस सियासी नाजायज़ तजावुज़ात का कबाड़ा होने वाला और पीटीआई मलबे का ढेर बनने वाली है, इसलिए कि ये सियासी पार्टी थी ही नहीं। ये सियासत के मैदान में उस वक्त के जर्नैलों ने एक सियासी नाजायज़ तजावुज़ात किए थे, और जो नाजायज़ तजावुज़ात होते हैं वो ज़्यादा अरसा कायम नहीं रहते। कभी ना कभी उनकी मिसमारी का नोटिस मिल जाता है और उसके बाद उसे मिसमार कर दिया जाता है। तो अब पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है इसे अभी आप मिसमारी का नोटिस समझिए, अभी मिसमारी हकीकी मानों में शुरू नहीं हुई है। और इन लोगों के खौफ का आलम यह है कि अब आपने देखा होगा कि कराची, लाहौर समेत जितने भी बड़े शहर हैं, छोटे शहरों के बारे में कोई ज़्यादा रिपोर्टें नहीं आई, लेकिन बड़े शहरों के बारे में अखबार नवीसों ने अपने ज़राए से चीज़ें इकट्ठी की हैं कि वो जो पीटीआई के कारकुन गाड़ियों पर स्टिकर लगाते थे पीटीआई के झंडों के, या एब्सोल्युटली नॉट लिखते थे, या इमरान खान के हक़ में कोई तारीफ़ी कलमात कहते थे, या पीटीआई के परचम का निशान लेकर निकलते थे, वो अब नज़र नहीं आ रहे। यानी अगर आप कुछ दिन पहले के हालात से मुवाज़ना करें तो आपको हर 10वीं, 12वीं, 14वीं गाड़ी पर पीटीआई का स्टिकर या कोई ना कोई निशान लगा हुआ नज़र आता था। अब वो नज़र नहीं आ रहे। अब इक्का दुक्का गाड़ी ही ऐसी नज़र आएगी। और फिर जो लोग झंडे जिन्होंने लगाए हुए थे अपनी इमारतों पर, उन्होंने खुद ही झंडे उतार दिए हैं। हालांकि फ़ौज ने कोई अभी तक पीटीआई के ख़िलाफ़ बतौर जमात एक्शन शुरू नहीं किया। फ़ौज का जितना भी एक्शन है या हुकूमत के साथ मिलकर जो वो एक्शन कर रही है वो सारे का सारा महदूद है 9 मई के एहतजाज के हवाले से। जो लोग इस एहतजाज में मुलव्वस नहीं थे उन्हें नहीं पकड़ा गया। तो नादरा की रिकॉर्ड पर जो शरपसंदों की तस्वीरें आई हैं, या इनको दहशतगर्द भी कहा जा सकता है, शरपसंद भी कहा जा सकता है, वो तकरीबन 20,000 के लोग हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि 40,000 के करीब लोग निकले। तो अब पता चला है कि 40,000 का फिगर भी कुछ गलत गिनती का नतीजा था।
جو لوگ نکلے وہ 20-22 ہزار سے زیادہ نہیں تھے، پورے پاکستان میں ملا کر 20-22 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں نکلے، اور ان میں سے ہر ایک کا جو تصویر، ہر ایک کی جو تصویر ہے وہ ریکارڈ میں آ گئی ہے۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ ان کی تعداد 20 ہزار کے قریب تھی، اور انہی میں سے کچھ لوگ پھر اگلے دن بھی 7-8 ہزار کی تعداد میں نکلے، اور تیسرے دن تو پھر نکلا ہی کوئی نہیں، آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ ان کے خوف کا یہ عالم ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی سے تعلق کی بنیاد پر کسی ورکر کو نہیں اٹھایا جا رہا، کسی کو نہیں مارا جا رہا، کسی کو نہیں گرفتار کیا جا رہا، صرف جن کے چہرے اس دن کی ویڈیوز میں آئے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مکانات کی چھتوں پر یا اپنے دکانوں کے اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے، انہوں نے رضاکارانہ طور پر جھنڈے اتارنا شروع کر دیے، اور یہ جو اب ڈیزرشنز ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو عام پرسیپشن یہی ہے کہ ان کو فون آئے، اور فون آنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی وفاداری بدلی ہے، کیونکہ ٹیلی فون جب آئے تھے تو انہوں نے وفاداری بدل کر پی ٹی آئی سے جوڑ لی تھی۔ اب جب ٹیلی فون الٹ سمت میں آنے شروع ہوئے تو انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنا شروع کر دی ہے۔ تو اس بارے میں دائیں بائیں سن لگائی گئی ہے، اور معلومات حاصل کرنے کی ادھر ادھر سے کوششیں کی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ ابھی تک کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر کو ٹیلی فون نہیں گیا، کسی بھی کارکن جس نے پارٹی چھوڑی ہے اسے کوئی فون نہیں گیا۔ دراصل انہوں نے خود ہی حالات کو اسیس کیا ہے، حالات کو سمیل کیا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پرانی عادت کا انہیں پتہ ہے کہ اس طرح پھر اس طرح ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ فون آئے ہم پہلے ہی سے اپنا محب وطن ہونا ثابت کر دیں۔ تو یہ ان کی نظریہ صورت حال ہے، ورنہ یہ لوگ جو ہیں یہ کرپٹ ہے۔ وہ کل ایک صاحب جو تھے، وہ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے جو بانی تھے، انہوں نے بھی عمران خان کی پالیسیوں پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اصل میں ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگا ہے، بلکہ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ اب جو لپٹ چلے گی تو اس میں میرا معاملہ بھی آئے گا، کیونکہ بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ تھا وہ میگا فراڈ پروجیکٹ تھا، میگا فراڈ۔ 1 ارب درخت لگائے گئے، لیکن سرکاری اعداد و شمار جو پختونخوا کی حکومت تھی اس نے بتایا کہ 3 کروڑ درخت لگے ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تر جو تھے وہ پودوں کی شاخیں تھیں جو زمین میں گاڑ دی گئی کہ یہ پودا ہے، حالانکہ وہ پودا تھا ہی نہیں۔ اب شاخ کو کاٹ کر آپ گاڑ دیں تو دور سے تو یہی لگے گا کہ یہ کوئی چیز یہاں کو بوئی گئی ہے۔ باقی اصل میں وہ جو پودے تھے، جو نرسری خریدی گئی اس میں کرپشن کی گئی، نرسری خریدی ہی کم گئی، اور اس میں پیسے جو تھے 10 روپے والا پودا جو تھا اس کی قیمت 100 روپے ظاہر کی گئی، اور باقی 97 کروڑ پودے تو سرے سے کہیں وجود ہی رکھتے، کاغذات پر بھی ان کا وجود نہیں ہے۔ تو ان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ بات کھلے گی تو جہاں مجھ تک بھی پہنچے گی، تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ چھوڑ رہے ہیں۔ نہ تو کسی کا ضمیر جاگا ہے، اور نہ ہی کسی کو فوج کی طرف سے کوئی فون گیا ہے، کوئی دھمکی گئی ہے، کوئی تھریٹ گئی ہے، کوئی ملاقات ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوا ایسا۔ خود ہی انہوں نے آنے والے حالات کو سمیل کر لیا ہے، اور رائے عامہ کا جو رخ ہے وہ اب ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ ان حملوں کے بعد سے لوگوں کے اندر ایک جذباتی ری ایکشن پیدا ہوا ہے۔ سیاسی ری ایکشن ایک اور چیز ہوتا ہے، جہاں ایک جذباتی ری ایکشن پیدا ہو گیا جب انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کرنل شیر خان کے مجسمے کا سر توڑا، گردن الگ کی، پھر اسے اچھال کر پھینکا اور ٹھڈے بھی مارے، اور پھر اسی طرح میجر عزیز بھٹی کی یادگار کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا، مسمار کر دیا۔ کرنل شیر خان تو کارگل کی جنگ میں مشہور ہوئے تھے، میجر عزیز بھٹی کا نام تو 1965 سے لے کر اب تک لوگوں کی نسلوں میں ان کی ڈی این اے میں چلی گئی ہے میجر عزیز بھٹی کی میموری۔ تو یہ ایک جذباتی رد عمل ہوا۔ اب جذباتی طور پر پی ٹی آئی سے نفرت کی شرح جو ہے وہ اس شرح سے کہیں زیادہ ہے جو الطاف حسین نے کراچی میں جب پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا، تو اس وقت جو نفرت کی ایک لہر، منفی رد عمل، جذباتی رد عمل کی جو لہر پیدا ہوئی تھی، یہاں اس سے بھی زیادہ معاملہ سنگین ہو گیا ہے، زیادہ عمران خان کے لیے۔ اب عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے، تو وہ جعلی قسم کے سروے جو ہے وہ جاری کر رہا ہے۔ کل اس نے ایک سروے نکال کر دکھایا کہ دیکھو جی مجھے 70% عوام کی حمایت حاصل ہے۔ تو یہ سروے جس نام نہاد کمپنی نے کیا، اس کمپنی کا میدان میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کوئی چھینا نام کا ایک سابق ایس ایس پی ہے یا ڈی ایس پی ہے، کون ہے، اس کی شہرت بہت کرپٹ، رشوت خور اور حرام خور افسر کی تھی۔ تو اس افسر نے گھر پر بیٹھ کر ٹویٹر کو کنیکٹ کر کے اس کے ذریعے
ये नक्शा बनाया कि PTI को 70%, इमरान खान को 70% आवाम की हिमायत हासिल है। और PTI का जो सोशल मीडिया सेल है, जो ट्विटर है, उसमें आप जानते हैं कि वहाँ उन्होंने किस तरह जालसाजी से ट्वीट और रीट्वीट करने का एक जाली कंप्यूटराइज किस्म का सिस्टम बनाया हुआ है। उसको देखने वाले की तादाद जो है वो फ़र्ज़ कीजिए 5000 है, तो लाइक करने वालों की तादाद उसमें 25,000 दिखाई जाती है। तो ये अंदाज़ा कीजिए कि ये इस तरह के सर्वे, लेकिन इस तरह के सर्वे जारी करने से अब माजी में शायद कुछ फ़ायदा हो सकता हो, जब मिली जुली हमायत और मुखालफत का रुझान मिला जुला था और अंदाज़ा आम आदमी नहीं कर सकता था। लेकिन अब तो आप गली मोहल्ले चौक चौराहे पर निकल जाएं, आपको साफ पता चल जाएगा कि हवा का रुख क्या है और इमरान खान के लिए नफ़रत कितनी बढ़ गई है। तो ये पार्टी मलबे का ढेर बनने वाली है। जिन लोगों ने ये तजावुज़ात कायम किए थे, उन्हीं के जानशीनों ने इस तजावुज़ात से अब निजात हासिल करने का फ़ैसला किया है। तो ये ज़ाहिर है मरहलावार काम होगा, लेकिन ख़बर ये है कि फ़ौजी अदालतें इसी हफ्ते बन जाएंगी। नाज़रीन, मुख्तसर तौर पर मैं एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमे चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, इस बहस में हम जाते ही नहीं हैं। हम सिर्फ ये पूछते हैं कि ये जो TTP के हज़ारों दहशत गर्दों पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलते रहे हैं और ये आज से 15 साल हो गए तब से चल रहे हैं, तो क्या ये TTP के लोग सिविलियन नहीं हैं? यानी सिविलियन के ख़िलाफ़ मुकदमात पहले से चल रहे हैं। और इमरान खान ने भी अपने जब वज़ीर-ए-आज़म था तो उसने एक से ज़्यादा मरतबा ये ऐलान किया और इंटरव्यूज़ में बताया कि दहशत गर्दी का हर केस, उसके लफ्ज़ हैं, हर केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। तो इसलिए अब ये बहस जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर छिड़ी जा रही है। अगर असूली मुखालफत करनी थी तो तब करनी थी जब ये फ़ौजी अदालतें बन रही थी, और ये आज का किस्सा नहीं है। तो खैर, अब ये पार्टी मलबे का ढेर बनने वाली है, तो साथ ही जो सदर उल्वी है उसको भी अपनी सदारत ख़तरे में नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इतने बड़े संगीन हमले पाकिस्तानी फ़ौजी इदारों पर, फ़ौजी तनसीबात पर हुए, तो वहाँ पाकिस्तान ने मज़म्मत की, आरफ उल्वी ने मज़म्मत नहीं की, और अगर की तो अब आकर की। तो क्यों की? इसलिए की कि इससे फिर नापसंदीदगी पहुँचा दी गई कि तुम्हारी ये हरकत के बजाय तुम इन हमलों की मज़म्मत करते, तुमने इस मौके पर भी इमरान का साथ दिया और नाजायज़ मुतालबात किए। तो अब इससे मुतालबा इन अल्फाज में तो नहीं किया गया कि कुर्सी छोड़ दो, लेकिन जो मैसेजेस इसको पहुँचे उसका जो तासुराती खुलासा था, तासुराती बैन-ओ-सुतूर जो था, वो यही था कि तुम इस सीट पर बैठने के काबिल नहीं हो। क्योंकि जब किसी को कह दिया जाए कि तुम जिस मनसब पर बैठे हो उस मनसब से गिरी हुई हरकतें तुमने की हैं, तो इसका तर्जमा यही बनता है कि तुम हट जाओ। अब उसे नज़र आ रहा है कि इसे हटाने के लिए कोई भी तरीका वारदात इख्तियार किया जा सकता है। चुनाचे इसने अब ताज़ा इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में जहाँ इसने कहा है कि इमरान खान को चाहिए कि वो भी मज़म्मत करे इन वाक़यात की, और साथ ही ये भी कहा है कि मैंने तो शहीदों का बड़ा ख्याल रखा है। जब भी कोई शहीद हुआ तो मैं उसके घर पर गया, मैंने उसकी ताज़ियत की, मैंने मैसेज भेजा। बात यह है कि इस मौके पर शहीदों का जिक्र तो है ही नहीं, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में कोई फ़ौजी शहीद नहीं हुआ। तो ये एक बेतुकी बात उसने कर दी कि चूँकि मैं शहीदों के लिए मैसेज भेजता रहा हूँ, इसलिए मुझे सदर की कुर्सी से ना हटाया जाए, मैं भी मुहब्बत हूँ। बात यह है कि जब हमले हुए और सारी दुनिया ने मज़म्मत की, तो तुमने उस वक्त मज़म्मत क्यों नहीं की, बल्कि बाद में 2-3 दिन के बाद एक छोटा सा बयान दिया कि बाज़ शरपसंदों की। ये बाज़ शरपसंद क्या होते हैं? ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि एजेंसियों के लोग घुस आए थे, भी प्लान तुमने बनाया था। तुम्हारी ऑडियो वीडियो सारी नशर हो गई हैं कि किस तरह लीडर कह रहे थे कि फ़लाँ जगह पहुँचो, आग लगानी है, फ़लाँ जगह पहुँचो, फ़लाँ जगह पहुँचो। तो एजेंसियों के लोग वहाँ पर कहाँ से आ गए? एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान ने वो जो गुस्सा है इस पर, और जो बहुत ही शदीद है, जिसका मैग्नीट्यूड नाकाबिल तस्वुर हद तक ज़्यादा है, उसमें इसने मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, ये क्या करके ये तो सारा कुछ एजेंसियों के लोगों ने करवाया, इसलिए कि सारी वीडियोज़ इसके ख़िलाफ़ जा रही हैं और फिर भी ये झूठ बोल रहा है। तो अब देखिए उल्वी जो है बचता है, ये नहीं बचता है। नाज़रीन, ढिड्डी का राज क्या? अकील करीम ढिड्डी का किस्सा जो था, उस पर आपने देखा कि हर तरफ से इस तरह की वीडियोज़ आईं और ख़बरें दी गईं कि जनाब 2 काम हुए। एक तो फ़ौज ने अकील करीम ढिड्डी से रब्ता किया और इसको उछालने में PTI के ब्लॉगर और सोशल मीडिया ज़्यादा सरगर्म थे, और उन्हीं के हामी एंकर पर्सन TV पर बैठकर बेबुनियाद किस्म की
ढांचे पर ये इमारत खड़ी करने की कोशिश करते रहे कि फ़ौज ने अकील करीम ढिड्डी को भेजा है कि जाओ इमरान खान से हमारी सुलह करा दो। और फिर किसी ने कहानी का दूसरा वर्शन भी बयान किया कि जनाब वो फ़ौज ने ढिड्डी से कहा है कि या तो मुल्क छोड़कर चले जाओ वरना तुम पर फौजी अदालत का मुकदमा चलेगा, तो ये धमकी दी गई। तो ये दोनों पीटीआई की घड़ी हुई बातें थी और दोनों का एक मकसद था। एक मकसद तो ये था कि तासुर दिया जाए कि फ़ौज जो है वो घबरा गई है इमरान खान की अवामी मकबूलियत से और अब वो अपने कदमों पर गिर गई है, बल्कि इमरान खान के कदमों पर गिर रही है और उससे मुज़ाकरात की मिन्नत कर रही है। और दूसरा ये तासुर देना था कि इमरान खान को बाहर जाने की पेशकश की गई है, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मैं नारों नहीं लूँगा, मैं तो बड़ा बहादुर हूँ, मैं तो बड़ा शेर बच्चा हूँ, चलाना फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाना है तो चला दो, मैं नहीं डरता किसी फ़ौजी अदालत से। ये तासुर देना था, क्योंकि इसमें हकीकत कुछ और ही थी। वो हकीकत क्या थी, वो इसका जो मेन हिस्सा है वो मैंने कल बता दिया था कि ये इनकी अपनी ही कोशिश थी कि मुज़ाकरात करके इमरान खान के लिए कोई नरमी का रास्ता इख्तियार किया जाए। और इसमें ये बात भी शामिल थी कि अगर मुज़ाकरात की बेल मंडे नहीं चढ़ती तो फ़ौज के साथ रब्ता करके कुछ इस तरह की बात की जाए कि अच्छा जी, आपका गुस्सा फिर ठंडा करने का एक ही तरीका हो सकता है कि खान साहब को भी उस तरह बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए जिस तरह के मियाँ नवाज़ शरीफ को जाने की इजाज़त दे दी गई थी। तो खान साहब जो है वो फार्म शार्म भरने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन ये पेशकश मुस्तरद कर दी गई और वो वाली जिस चीज़ थी उस पर तो बाकायदा ढिड्डी को डांट पिलाई गई है। तो ये डांट पिलाने की खबर मेरी नहीं है, ये 24 चैनल के जो उनके ज़राए हैं उनकी खबर है, काफ़ी लंबी खबर है। तो इसका जो खुलासा है वो ये है कि अकील करीम ढिड्डी को बाकायदा इस इशू पर पिंडी से शट अप कॉल मिली है और उस पर वाज़े कर दिया गया है कि किसी भी माफ़ी तलाफ़ी डील या सुलह की बात मुमकिन नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अब किसी भी किस्म का सियासी किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है, कतन आमादा नहीं है। और मोतबर ज़राए ने कहा है कि इमरान खान को डील कराने की पेशकश कराने वाले अकील करीम ढिड्डी की बाकायदा खिंचाई की गई है और उसे वार्निंग दी गई है। वार्निंग ये दी गई है कि अगर आइंदा ऐसी हमाकत हुई तो फिर सोच लेना कि क्या होगा। और ये भी बताया गया है कि 9 मई के वाक़यात पर शुरू होने वाली कानूनी कार्रवाई के हवाले से किसी भी किस्म के कंप्रोमाइज़ का या नरमी का या ढील का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस खबर बहुत लंबी है, उसमें सारी तफसील बताई गई है कि अकील करीम ढिड्डी किस मकसद के लिए गया था और क्या प्लान तय हुआ था। इसमें जो मेरा वर्शन है, जो मेरे ज़राए की खबर है, उसमें सिर्फ उसका इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि इस खबर में लिखा गया है कि अकील करीम ढिड्डी और वो एप्टमा वाला गौहर, वो इनको इमरान खान ने कहा था कि यार मैंने तुम पर इतने एहसानात किए हैं, तुम्हें अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचाया है साल ब साल, तो अब तुम मेरी मदद करो। तो वो इमरान खान के बुलावे पर आए थे और फिर इस मीटिंग में ये तय हुआ था कि हाँ, हम इस तरह की गेमें करेंगे। जरदारी के पास भी जाएंगे, शहबाज शरीफ के पास भी जाएंगे, आर्मी चीफ के पास भी जाएंगे और फिर कुछ न कुछ बचत का रास्ता अख्तियार करेंगे। और इसी में फिर ये तय हुआ कि अगर वो मुज़ाकरात वाली बात ना बनी तो फिर ढिड्डी साहब जो हैं वो आर्मी चीफ से मिलें और इमरान खान की ये ख्वाहिश उन्हें बताएं कि मैं लंदन जाना चाहता हूँ, या मुझे या अकील करीम ढिड्डी अपनी तरफ से कहे कि अच्छा बेहतर हाल ये है कि इमरान खान को बाहर भिजवा दिया जाए। तो ये दोनों बातें वहाँ पहुँचने से पहले ही मुस्तरद हो गई। अच्छा, इस ड्रामे के बाद, इस गेम के बाद ये जो नक्शा तैयार हुआ, असूली तौर पर इनको चाहिए था कि ये जरदारी या शहबाज शरीफ से रब्ता करते टेलीफोन पर या कोई आदमी भेजकर या ख़ुद मिलकर और वहाँ जाकर ये बात करते कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने उनसे रब्ता नहीं किया, बल्कि उनके साथ रब्ता करने से पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का डाली और उसमें कहा कि हम ये करने जा रहे हैं। तो ढिड्डी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसकी वजह ये थी कि ये इस पर रद्द अमल लेना चाहते थे कि हुकूमत क्या कहती है और फ़ौज का तर्जमान इस पर अगर खामोश रहता है तो फिर इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात की बुनियाद बन सकती है। लेकिन हुकूमत ने तो कोई रद्द अमल सिरे से दिया ही नहीं, सिवाय इसके कि एक वज़ीर ने ये कहा कि इनका नाम लिए बगैर उसने कहा कि इमरान से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जवाब इन्हीं का था जिसके बारे में मैंने कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दिया है। तो दरअसल वो नाम लिए बगैर मुस्तरद की गई थी और फिर फ़ौज ने, ज़ाहिर फ़ौज ऐसी चीज़ों का प्रेस रिलीज तो जारी नहीं करती, लेकिन उन्होंने अब जो भी उनके ज़रिए होते हैं रब्ता करने वाले या जो उनके मैसेंजर होते हैं, जो बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किससे
کس سے بات کرنے کے لیے کس آدمی کو اشارہ کرانا ہے، تو پھر عقیل کریم ڈھڈی کو ڈانٹ پلا دی گئی ہے، اور ڈانٹ بڑی سخت پلائی گئی ہے۔ سخت ڈانٹ اس لیے پلائی گئی ہے، اس کے بارے میں یہ تاثر ہے اور یہ خود تاثر دیتا ہے کہ میں فوج کا آدمی ہوں۔ جس طرح وشیدہ ٹلی کہا کرتا تھا کہ میں تو ISI کا آدمی ہوں، میں تو فوج کا آدمی ہوں، میں تو پنڈی بوائز کا آدمی ہوں اور بڑے عرصے سے ہوں، اس کو بھی شٹ اپ کال دی گئی تھی، جس کے بعد سے کسی کو اس کے بیانات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا بیان دے رہا ہے۔ اور اسی طرح عقیل کریم ڈھڈی بھی یہ ہر جگہ یہی تاثر دے کر لوگوں کو بلیک میل بھی کرتا ہے، فائدے بھی اٹھاتا ہے کہ میں فوج کا آدمی ہوں۔ تو اس وجہ سے ان کو زیادہ غصہ تھا، اور اس نے وہ تحریک لبیک کے آپریشن کے حوالے سے بھی کوئی کردار ادا کیا تھا باجوہ سے مل کر۔ تو دراصل وضاحت میں یہ کر دوں کہ یہ فوج کا آدمی نہیں تھا۔ شیخ رشید کسی حد تک دعویٰ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ضیاء الحق کا بھی آدمی تھا، مشرف کا بھی رہا، رحیل شریف کا بھی رہا اور بجو باجوہ کا بھی رہا، لیکن عقیل کریم ڈھڈی بجو باجوہ سے پہلے کسی آرمی چیف کے قریب نہیں رہا۔ یہ بجو باجوہ کا ٹاؤٹ تھا، اور اب اس کی یہ ٹاؤٹی کا جو امپریشن لوگوں کو دے رہا تھا یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ کوئی فوج ووج کا آدمی نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی لیڈر اگر یہ کہے کہ میں فوج کا آدمی ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ فوج نے اس طرح کے ٹٹو پالنے بند کر دیے ہیں۔ ہاں، ان کے کچھ افراد کے ساتھ، کچھ شخصیات کے ساتھ ماضی کی خدمات کے حوالے سے سلام دعا کی حد تک یا مربت کی حد تک تعلق داریاں ہیں۔ مثلا اگر چودھری شجاعت آرمی چیف سے ملنا چاہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ انتظار نہیں کرایا جائے گا، ان کو ملاقات کے لیے بلا لیا جائے گا، کیونکہ ان کا بہرحال وہ ایک خاص تشخص ہے جس کے پر میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت کا معاملہ کیا رہا ہے، لیکن شیدے ٹلی، یہ ڈھڈی اور پرویز الہی، ان تینوں کی جو نوکری تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور ان تینوں کی نہیں بلکہ ان تینوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں تو وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اور جس کے بارے میں رپورٹ جائے گی اس کو شٹ اپ کال ملتی جائے گی کہ آئندہ تم نے یہ تاثر نہیں دینا ہے۔ اور یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب ہے کہ جب ٹٹوؤں سے فوج نے نجات حاصل کر لی ہے۔ تو اب جیسا کہ میں نے کہا کہ PTI کے لوگوں نے پرچم بھی اتارنا شروع کر دیے ہیں اور نشان بھی ہٹانا شروع کر دیے ہیں، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ PTI کس طرح اجڑ رہی ہے۔ جس طرح زمان پارک اجڑ گیا ہے، اسی طرح PTI کے جو مصنوعی چمن تھا، جو جادو ٹونے کے زور سے جس کو زیادہ پر رونق بنایا گیا تھا، وہ بھی اب اجڑ رہا ہے۔ پارٹی بکھر رہی ہے، پارٹی ٹوٹ رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو تو یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے PTI پر پابندی لگانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جیسے اس کی مثال ویسی ہو جائے گی جیسے مصطفیٰ کمال کی شاد باد پاک سرزمین، کیا پارٹی اس کی بنائی تھی، اس کا نام بھی اب تو یاد نہیں رہا کسی کو۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ جناب مصطفیٰ کمال کی پارٹی پر پابندی لگا دو تو لوگ ہنسیں گے کہ اس کی کون سی پارٹی جس پر پابندی لگانی ہے۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس تحریک انصاف PTI اب اس طرح کے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں اس پر پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن 9 مئی کے مجرموں میں، جن میں مجرم اعظم عمران خان بھی شامل ہے، بلکہ سر فہرست شامل ہے، ان سب کو منطقی سزا مل کر رہے گی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔